Hello students, I hope you all are fine, hoping for all your wellness. Let's continue our chapter number 3rd of class 9th, that is atoms and molecules. हमने atoms and molecules का almost more than the half chapter complete कर लिया है. We have done till हमने valency तक का topic complete कर लिया है. Means we have studied in this chapter about atoms के बारे में पढ़ा, molecules के बारे में पढ़ा, atomic mass, atomic number, वैलेंसी. लास्ट टॉपिक हमारा था वैलेंसी के बारे में स्टडी किया था हमने. तो अब उसी के आगे कंटिन्यू. आई हैव रिटन सम ऑफ द वैलेंसीज. हमने पढ़े थे आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जो चार्जेस हैं तो जो कंबाइन करते हैं, राइट. और पॉजिटिव चार्जेस को कैटायंस कहते हैं एंड नेगेटिव चार्जेस वालों को क्या बोलते हैं? अनायंस बोलते हैं. सो हियर आई हैव मेंशन्ड सम ऑफ द कैटायंस. कैटायंस मेंशन किए हैं यहाँ पर. हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड अमोनियम. ये जो सारे हैं इनका सबका चार्ज है 1. सो इन सबकी वैलेंसी कितनी है? 1 वैलेंसी है प्लस 1 वैलेंसी. तो ये 1 वैलेंसी वाले आयंस हैं. यहाँ पे सबका चार्ज कितना है? +2. तो यहाँ की जो ये सब आयंस हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, बेरियम, कॉपर, आयरन, जिंक एंड कोबाल्ट, फेरस. ठीक है. तो ये जो सारे के सारे आयंस हैं ये क्या है? सेकेंड वैलेंसी के कैटायंस हैं. देन वी हैव वैलेंसी 3 ऑफ कैटायंस, पॉजिटिव एल्यूमिनियम, क्रोमियम, फेरिक एंड गोल्ड. आयरन के दो हमने लिखे हैं यहाँ पर एटम्स. एक आयरन 2 पॉजिटिव होता है और आयरन 3 पॉजिटिव होता है. सो इसका नाम इट इज फेरस एंड दिस वन इज फेरिक. तो ये अब हमारे पास क्या आ गए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटायंस. पॉजिटिव जो चार्जेस हैं उनकी डिफरेंट वैलेंसीज. आफ्टर दैट अगर हम अनायंस की बात करें तो अनायंस में नेगेटिव चार्ज होता है, राइट. तो ये -1 वाले हैं. 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी एंड 3 वैलेंसी विच इज रिटन ओवर हियर. हाइड्राइड, ये हाइड्रोजन था ना, ये है हाइड्राइड आयन. हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, परमैंगनेट, साइनाइड एंड क्लोरेट. ये सारे हमारे आयंस हो गए विद नेगेटिव आयंस. फिर हम अगर 1 वैलेंसी उसके बाद 2 वैलेंसी की बात करें, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, डीई. ये टी है, ये डी है. ठीक है. ऑक्साइड, मैंगनेट, क्रोमेट, ऑक्सलेट है, क्रोमेट है, डाइक्रोमेट है. तो ये डिफरेंट आयंस हैं. फॉस्फेट एंड डिफरेंट आयंस. ये कौन से आयंस हमने शो किए? ये वो आयंस है जिनकी वैलेंसी कितनी है? 3. मींस 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी एंड 3 वैलेंसी. मतलब चाहे नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, हम उनका चार्ज देख के उनकी वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसके बाद हमें स्टडी करना है कि जो आयंस हैं ये पॉजिटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस हैं जो ये आपस में कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड को किस तरीके से फॉर्म करते हैं. तो इसके लिए आपको ये जो चार्जेस हैं आपको याद रखने पड़ेंगे. ये सिंगल आयंस हैं, ठीक है. ये हमारे पास मोनोवेलेंट है, फिर बाइवेलेंट, देन ट्राइवेलेंट. और इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो आयंस हैं जो एक से ज्यादा एटम से बने हैं, एक से ज्यादा से बने हैं, तो दे आर कॉल्ड एज पॉली आयनिक कंपाउंड, राइट. ये कौन से कंपाउंड है? पॉली एटॉमिक आयंस. ये हमारे पास पॉली एटॉमिक है. सो इसी तरीके से ये पॉली वाले हैं, मतलब जो मोर देन 1 से बने हुए हैं. तो अगर इनको कंबाइन करना है तो किस तरीके से कंबाइन करेंगे? लेट्स सी. यू कैन नोट दिस दैट ये सब की जो रिक्वायरमेंट है ये रहेगी हमें केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए. So yes, now we will do about writing the chemical formulas. Writing chemical formulas. How will we write these? फाइन. अब हमें केमिकल फॉर्मूला नोट डाउन करना है. सपोज सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला है ऑफ, दे हैव टोल्ड अस, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. तो अब फॉर्मूला लिखने का तरीका देखिए कैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे.
sodium chloride. Sodium is Na positive, right? This is sodium and here we have chloride. जो भी हमें नेमिंग दी हुई है उस नेमिंग के अकॉर्डिंग वी हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ द आयंस. तो पहला हमारा आयन हो गया सोडियम, देन वी हैव आवर सेकेंड आयन विच इज क्लोरीन. अब दोनों की जो वैलेंसी है, ये दोनों का जो चार्ज है वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. Na होता है पॉजिटिव एंड क्लोरीन होता है नेगेटिव, मीन्स +1 and -1. Yes, after this is the first step of writing the formula of the compound or the formula of elements used. फिर सेकेंड हमारा काम है उसकी वैलेंसी को नोट डाउन करना. एंड थर्ड आवर वर्क इज टू डू क्रिस क्रॉस this and this, Na with 1 and this chlorine with 1. So we have the formula Na के साथ 1, chlorine के साथ 1. So no need to write 1 because we know अगर हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब 1 ही होगा. So there is no need to write 1 or here. So this is the formula of sodium chloride which is NaCl. And this is the formula for ionic compounds. तो ionic compounds का formula लिखने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, उनका पहले तो formula लिखना है, ठीक है. उसका जो भी नेम है, सिंबल है वो लिखेंगे. देन चार्जेस मतलब उसकी वैलेंसी मेंशन करेंगे. एंड थर्ड उसको क्रिस क्रॉस करके वी विल मल्टीप्लाई इट. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड. अब अगेन कैल्शियम क्लोराइड में सबसे पहला काम कैल्शियम, द नेम, क्लोराइड का क्या होता है Cl. कैल्शियम इज 2 पॉजिटिव, ठीक है. क्लोरीन इज -1. So we will multiply this by this or we'll criss-cross both of them. कैल्शियम के साथ क्या आएगा 1. No need to mention plus and minus with them. प्लस और माइनस साथ में नहीं लिखना. कैल्शियम के साथ 1 लिखेंगे, ठीक है. और क्लोरीन के साथ 2. 1 हम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते बिकॉज इफ इट इज नॉट रिटन, नहीं लिखा तो इसका मतलब वो 1 ही है. तो ये हो गया कैल्शियम. एंड देन वी हैव क्लोरीन. Cl कितने हो गए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई. फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी CaCl2. सिंपल है ना. तो इसी तरीके से हम डिफरेंट फॉर्मूलाज बना सकते हैं. सबसे पहला काम अगेन, पहले तो कैल्शियम का सिंबल लिखो, क्लोराइड का सिंबल लिखो. कैल्शियम होता है 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव यहाँ पे मेंशन किया. ये होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव मेंशन किया. दोनों को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी विल गेट दिस केमिकल फॉर्मूला. सो दिस इज अबाउट राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज. Let's consider our next example. थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? O2 नेगेटिव. कैल्शियम होता है Ca2 पॉजिटिव. तो कैल्शियम और ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा, ठीक है. कैल्शियम का चार्ज +2, ऑक्सीजन का चार्ज -2. वी विल क्रिस क्रॉस दिस. Ca के साथ 2 आ गया, ऑक्सीजन के साथ अगेन 2 आ गया. और जब भी ऐसा हो कि यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वो आपस में मल्टीपल हो एक दूसरे के, तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देते हैं. जैसे वी कैन कट बिकॉज कॉमन है दोनों, तो कॉमन है तो हम उसको कट करके वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला डायरेक्ट एज कैल्शियम ऑक्साइड. तो ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया. दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, but just you have to keep in mind this plus and positive. तो इनका जो वैलेंसी है वो कितनी वैलेंसी है वो आप सबको यहाँ पे याद रखनी है. अगर इसी तरीके से हम अगर अगला फॉर्मूला बनाए अपना, सपोज दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरीके से, एल्यूमिनियम का चार्ज याद होना चाहिए माइंड में, 3 पॉजिटिव होता है, ऑक्साइड का होता है 2 नेगेटिव, ठीक है. तो कैसे बनेगा एल्यूमिनियम oxide. Aluminium is +3, oxygen is -2. We will criss-cross Al into 2, aluminium 2 and oxygen will be 3. So the formula will be Al2O3. तो aluminium oxide का formula क्या हो गया, Al2O3. सिंपल सा फंडा है. You have to just remember कि इनका जो नेम है, नेम से आपको इनकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए, इनका सिंबल याद होना चाहिए. तो हम फटाफट से इसका केमिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल्स और लेते हैं. आफ्टर दैट सपोज अब हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन दिया है कोई भी,
पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है, ये तो हो गए सिंगल आयन्स थे लोग। अब अगर मैं पॉलीएटॉमिक की बात करूं, पॉलीएटॉमिक में सपोज हमारे पास नाम दिया है हमें सोडियम सल्फेट। अब सोडियम और सल्फेट, ठीक है, सोडियम का मतलब है Na, सल्फेट का मतलब है SO4, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। एक सल्फेट होता है, एक होता है सल्फाइड SO3 नेगेटिव, और एक होता है सल्फाइड। तीनों में डिफरेंस है, सिर्फ नाम याद होगा तभी हम उसको पढ़ पाएंगे। तो सल्फेट है, हमें कौन सा तीनों में से यूज करना है, SO4 2 नेगेटिव वाला यूज करना है। अब यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, सोडियम एंड सल्फेट, इसका +1 और इसका चार्ज कितना है -2, इसका चार्ज है -2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे करो, Na इंटू 2, Na कितने हो गए, सोडियम हो गए 2 और सल्फेट पूरा एक मॉलिक्यूल हम कंसिडर करेंगे, SO और 4 अलग अलग नहीं। अब यहाँ पे क्या है 1, तो इस पूरे के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1 तो हम लिखते नहीं है कभी, तो इसीलिए जो इसका फॉर्मूला है वो कैसे लिखा जाता है, Na2SO4। अब अगर यहीं पे एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाता, एल्यूमिनियम सल्फेट है सपोज हमारे पास, इसी में नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। सल्फेट सेम है, एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव, सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव, तो Al 2 से और ये 3 से। तो फॉर्मूला देखो, Al इंटू 2 और सल्फेट के साथ 3, SO4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, क्योंकि ये पूरा एक ही कंसीडर करना है। कीप इन माइंड जो 3 आएगा वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस तरीके से हम पॉलीएटॉमिक आयंस को, इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कैल्शियम नाइट्रेट की, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम का फॉर्मूला Ca2 पॉजिटिव, नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव। एक नाइट्रेट है, NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव इज नाइट्राइट। ये क्या होता है, नाइट्राइट। जब नाइट्राइट आएगा तो ये यूज करना है। देन वी हैव नाइट्राइड, नाइट्राइड जैसे सल्फाइड था DE, वैसे ही नाइट्राइड है N3 नेगेटिव। तो इस तरीके से हम तीनों को यूज कर सकते हैं जो भी गिवन होगा। अभी नाइट्रेट गिवन है तो हमने क्या लिखा, NO3 नेगेटिव लिखा। तो फॉर्मूला CaNO3, कैल्शियम के साथ +2 है, नाइट्राइट के साथ -1 है, तो कैल्शियम इंटू 1, नाइट्रेट इंटू 2। तो Ca तो 1 ही है, नाइट्रेट जो हमारा NO3 है वो कितना है, 2 है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से वी कैन राइट डाउन एनी काइंड ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला हम अलग अलग तरीके से, किसी का भी फॉस्फेट आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है, किसी भी तरह का। अब चलो वाटर का ही सिंपल सा बात करें हम, ये तो हो गए हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें जिसका आयन ना हो, जैसे सपोज वाटर की बात कर रहे हैं ना, तो वाटर में हमें आयंस नहीं गिवन, H क्या है ना, H है 2, चलो हमें पता है वाटर में एक H होता है O। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट वैलेंसी लिखनी है, इसमें चार्ज नहीं लिखना, हमें वैलेंसी लिखेंगे। हाइड्रोजन का 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। कैसे, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 2,6। तो ऑक्सीजन को कितने एटम्स चाहिए, 2 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 2 है। चाहे सिंपल जो मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड्स हैं जिसपे चार्जेस रिप्रेजेंट नहीं करते, जो आयनिक नहीं है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, उनके केस में हम डायरेक्ट वैलेंसी भी यूज कर सकते हैं। और हाइड्रोजन का +1 भी होता है, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव भी होता है, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो क्या बनेगा, H के साथ 2 आ गया और O के साथ 1 आ गया। सो दिस इज अबाउट वाटर। अगर हम बात करें अमोनिया की, we have ammonia, it is a molecular compound not an ionic।
तो एक सोडियम, इसमें क्या है, अमोनिया का नाइट्रोजन होता है और इसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास है 2,5, क्योंकि इसका नंबर कितना है 7, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है 7, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, वैलेंसी कितनी, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो 3 होती है इसकी वैलेंसी। और हाइड्रोजन की वैलेंसी हमें पता है एक ही है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और एक ही को लूज कर सकता है, तो n into 1 h into 3, तो NH3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। तो ये अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के भी फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी कंपाउंड, इट कैन बी लाइक इफ वी जस्ट टॉक अबाउट मीथेन, अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन भी इसी की तरह, मीथेन में क्या है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की होती है 1, क्योंकि इसका नंबर क्या है 6, एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, विच मीन्स 2,4। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 4 एक्सेप्ट भी कर सकता है और 4 लूज भी कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी है 4। तो C को 1 से, H को 4 से, C1H4 मीन्स CH4, इट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनके हम केमिकल फॉर्मूलाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट केमिकल फॉर्मूलाज। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स डू आवर नेक्स्ट टॉपिक, which is molecular mass। अभी हमने एटॉमिक मास पढ़ा था बिफोर वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी के बाद ही हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया है। तो एटम्स हमने पढ़े थे, एटम्स का मास पढ़ लिया था कि एटम्स का जो मास होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से हम उसको कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक मास को। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है, दी सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in a molecule is called as its molecular formula। उसको क्या बोलते हैं, molecular formula। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं H2O की, ठीक है, अगर खाली हाइड्रोजन के मास की बात करेंगे तो वो है एटॉमिक मास, खाली ऑक्सीजन की मास की बात करेंगे तो वो है एटॉमिक मास, क्योंकि एक एटम की बात हो रही है। और जैसे ही हम इसको कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया। अब इस मॉलिक्यूल की जब हम मास की बात करेंगे देन इट विल बी रिटन एज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स के जब एटॉमिक मासेस को प्लस किया जाएगा वी विल गेट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसमें क्या है, आपको बोल रहे हैं कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, और गिवन होगा कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। फाइंड आउट दी मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो हाइड्रोजन का मास इज 1, इट इज गिवन, एंड ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो 2 + 16 इज 18 U। मास फॉर्मूला इसका सेम रहेगा, यूनिट सेम रहेगी। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा, इट विल बी 18 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं HNO3 की बात करूं, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, दिस इज गिवन। तो कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन कितने हैं 1 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं 1, नाइट्रोजन का मास मैं कंप्लीट लिख देती हूँ पहले, हाइड्रोजन का मास, नाइट्रोजन का मास और ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो ऐसे निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का लिख लो, यहाँ पे 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 48 + 15 + 48 which will be equal to 63 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। जस्ट सिंपल थिंग, बस क्या करना है, सबके एटम्स के मास को प्लस करना है। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास।
इसके बाद क्या है, व्हेन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज expressed in grams, expressed in grams, it is called gram molecular mass, ठीक है। एक हो गई यहां से डेफिनेशन ये। इससे पहले हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, व्हेन atomic mass is expressed in atomic mass is expressed in grams, it is called ग्राम एटॉमिक मास। जब एक एटम के मास को यू की जगह पे पीछे ग्राम्स लगा देंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा, और अगर जब मॉलिक्यूल में यू की जगह पे हम लोग जी ग्राम यूज कर देंगे तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं। सो लाइक सपोज हमें H2SO4 का फाइंड आउट करना है, तो हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, ग्राम है तो मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 1 ग्राम। सल्फर का गिवन है हमें, अगर हम बात करें सल्फर की तो सल्फर का मास हमें गिवन है 32 ग्राम्स, और ऑक्सीजन की जब हम बात करें सपोज गिवन है 16 ग्राम। ये हमें गिवन है मासेस ऑफ, ग्राम में मास दिए हुए हैं, पहले यू में दिए थे मींस एटॉमिक मासेस था, अब क्या है ग्राम में दिया है तो ये ग्राम एटॉमिक मास है, और वो कह रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसी का कैसे, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, फिर सल्फर कितने हैं 1 सल्फर है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 इंटू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 प्लस सल्फर 1 ही है 32, और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है इंटू 16। तो इस तरीके से हम इनका मास जो है प्लस करके फाइंड आउट कर लेंगे, और जो भी हमारे पास मास आएगा दैट विल बी इन ग्राम्स, एंड दैट मॉलिक्यूल का मास जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तब उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लॉजिक है विच इज फॉर्मूला यूनिट। अब एक फॉर्मूला यूनिट देखिए क्या होती है। फॉर्मूला यूनिट, सपोज मैं NaCl की बात कर रही हूँ। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो जो NaCl एक आयनिक कंपाउंड होते हैं ना हमारे, वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, लाइक दिस, ठीक है। ये क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अब आप देख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड जो है उसमें सोडियम के बहुत ज्यादा आयंस हैं, क्लोरीन के भी बहुत ज्यादा टाइप के आयंस हैं। मतलब Na पॉजिटिव कितने हैं, N है, और क्लोरीन नेगेटिव कितने हैं, N नंबर ऑफ हमारे पास आयंस हैं। तो जब लेकिन हम इतने सारे आयंस को काउंट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया। N को जब हम 1 कर देंगे, जब N की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो N की वैल्यू 1 पुट करने के बाद जो यूनिट बनेगी उसको क्या बोल देते हैं, 1 फॉर्मूला यूनिट। मतलब जब हमने इसको N की वैल्यू थी, ठीक है, जब इसको हमने चेंज कर दिया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, मतलब N को 1 कर दिया, तो जब 1 कर दिया N को भी और दोनों साइड पे, तो वो क्या बन गया, 1 फॉर्मूला यूनिट। क्योंकि हम पूरे NaCl का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, तो हम किसका फॉर्मूला निकालते हैं, एक फॉर्मूला यूनिट का हम जो मास है वो फाइंड आउट करते हैं, इसको 1 फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। सो the sum of
atomic masses of the sum of atomic masses of all the atoms present in an ionic compound present in one formula unit of ionic compound is called formula unit mass. Is called formula unit mass. तो इसे formula unit mass कहते हैं जब हम वन formula unit की का मास कैलकुलेट करते हैं. जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज एग्जांपल, सपोज सोडियम क्लोराइड का ही मास हमें फाइंड आउट करना है. सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5. सो जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट 58.5 U, which is the formula unit mass of सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड का जब फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट करने को कहेंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना है, सोडियम का मास प्लस क्लोरीन का मास ही करना है. जस्ट नेम डिफरेंट है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऐसे ही फाइंड आउट होता है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला यूनिट जो है n की वैल्यू 1 वही कंसिडर होती है यहाँ पे. ठीक है. एंड व्हेन formula unit mass is expressed in grams, then it is called as gram formula unit mass. तब इसका नाम क्या हो जाता है, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास. जैसे मैंने ये 58.U को 58.5 ग्राम बोल दिया तो NaCl था, आयनिक कंपाउंड था, इसीलिए फॉर्मूला यूनिट मास है. ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो क्या है ये, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास. सो दिस इज अबाउट मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं जब हमें एटम का मास पता हो या एटम का मास गिवन हो. सो दिस इज अबाउट मॉलिक्यूलर मास. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास आफ्टर दिस टॉपिक वी हैव इज मोल कंसेप्ट. टॉपिक इज मोल कंसेप्ट. अब ये मोल क्या है, मोल कंसेप्ट क्या है, उसके लिए हम जनरल बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जैसे सपोज है ना, हम लोग कोई फ्रूट्स लेते हैं या कोई भी चीज अगर हम बोलते हैं उसको डजन कह रहे हैं तो डजन का मतलब क्या है, 12 थिंग्स की बात करनी है तो हम सीधा एक वर्ड यूज कर देते हैं डजन. ऐसे ही अगर मुझे 20 थिंग्स की बात करनी है तो मैं वर्ड यूज कर देती हूँ स्कोर, वर्ड यूज कर देते हैं. सिमिलरली जब हम ज्यादा शुगर लेनी है, वीट लेना है ना, वी हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स, देन वी कंसिडर द वर्ड किलोग्राम. किलोग्राम वर्ड यूज करते हैं, क्विंटल्स वर्ड यूज करते हैं. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमने क्यों बनाए हैं, ये सब वर्ड्स क्यों यूज करते हैं, ताकि हमको उसको एक्सप्रेस करने में इजी हो. अगर मैं उसको किलोग्राम क्विंटल्स में नहीं रखती, अगर मुझे 20 किलोग्राम ही बताना है, सिर्फ ग्राम्स ही होता तो मैं बार बार ऐसे थोड़ी लिखती उसको, मुझे ऐसे लिखना पड़ता, क्विंटल्स के लिए और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता. तो इस तरीके से चीजों को छोटा करने के लिए उसको किसी पर्टिकुलर वर्ड, उसको कोई पर्टिकुलर वर्ड दे दिया है. तो उसी तरीके से जब हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करें, हम जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, आयन्स हैं या हमारे पार्टिकल्स हैं, किसी भी चीज की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें नजर तो आती नहीं है, वी कांट सी देम. तो उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक वर्ड रखा है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज मोल. जैसे डजन है, स्कोर है, किलोग्राम है, ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स या पार्टिकल्स को एक्सप्रेस करने के लिए, एटम्स को एक्सप्रेस करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, वी हैव यूज्ड द टर्म मोल. ठीक है. अब ये मोल है क्या, व्हाट इज दिस मोल? दिस मोल, अगर मैं मोल को तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं.
सिंपल अगर हम बात करें 1 मोल की, 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल इज डिफाइंड एज दैट substance, या 1 mole is defined as those particles. 1 mole is defined as the particles. कौन से particles? चाहे वो आयन्स हो, एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो सकता है. डिफाइंड एज द पार्टिकल्स हैविंग mass equal to their gram atomic mass, molecular mass या फिर ग्राम molecular mass या फिर ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास. अब ये वर्ड हमने क्यों यूज किया है कि 1 मोल का मतलब क्या है कि ये उतना पार्टिकल है, ये उतने पार्टिकल्स हैं, या मैं बात करूं उतने एटम्स हैं, जितने एटम्स हैं ये वो एटम है जिसका मास क्या होगा? जिसका मास अपने ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा. मतलब अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 16 ग्राम्स. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स की, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, कोई सपोज वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 होता है. हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16. तो 1 मोल आएगा. तो 1 मोल की जब हम बात करेंगे, 1 मोल ऑक्सीजन किसके इक्वल होगा? उसी के मास के इक्वल होगा. 1 मोल मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा? अपने खुद के मास के इक्वल होगा. 1 मोल आयन किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ आयन, एनी आयन, सपोज Na पॉजिटिव आयन की बात कर रही हूं, दिस आयन इज इक्वल टू ग्राम. क्योंकि आयन है तो आयन के लिए कौन सा मास यूज होता है? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na पॉजिटिव. और Na का मास कितना होता है? 23 ग्राम. मतलब जस्ट सिर्फ ये बात है कि 1 मोल अपने खुद के मास के इक्वल होगा, चाहे वो कोई एटम है, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल है, चाहे वो कोई आयन है. अगर हम मोल को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मास, ठीक है, जब मास की टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा कि ये वो मोल जो है इसका मास कितना होता है? अपने खुद के एटम के या फिर मॉलिक्यूल के या फिर आयन के मास के इक्वल. दैट इज कौन सा मास? जो कि ग्राम्स में एक्सप्रेस हुआ है. सो दिस इज अबाउट मोल. मोल को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं. ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 16 होता है तो ग्राम में लिख दिया. वाटर का मास 18 है तो 18 मास. इतना ही 1 मोल में कितने आ गए वाटर के मॉलिक्यूल्स? 1 मोल के वाटर के मॉलिक्यूल्स का मास कितना है? 18 ग्राम है. 1 मोल के सोडियम के आयंस का मास कितना है? 23 ग्राम है. जितना उसके एटम का मास है उतना ही क्या होगा? 1 मोल का मास होगा. अब अगर इसी मोल को मैं आयंस की टर्म्स में एक्सप्रेस करूं, ठीक है, सपोज आई एम एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ देयर मास. ये मास में एक्सप्रेस किया है. अगर मैं पार्टिकल्स में एक्सप्रेस करूं इसे, तो उसके लिए क्या आएगा? 1 मोल इज दी 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स which is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. 1 मोल में कितने एटम्स हैं? इतने एटम्स होते हैं. 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं. जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर हम 1 मोल के आयंस की बात करें तो 1 मोल में इतने ही आयंस होते हैं. और ये जो नंबर हमने दिया है, दैट नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर.
एवोगैड्रो नंबर है, इसको Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 1 डजन में 12 होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ऐसे ही 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने। अगर मैं 1 मोल एटम की बात कर रही हूँ तो 1 मोल एटम में इतने एटम हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने एटम है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे ही 1 मोल आयंस में कितने आयंस है, 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस हैं। तो दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। मतलब अगर आपको कहीं भी 1 मोल दिख गया, 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अगर मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, ऑक्सीजन का कितना, एक ऑक्सीजन के एटम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल ऑक्सीजन लिया है, अब इस 1 मोल में कितने एटम्स हो सकते हैं ऑक्सीजन के, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। अगर मैं वाटर का पूरा मॉलिक्यूल ले लिया, मैं पूछूं इस वाटर के मॉलिक्यूल के 1 मोल में कितने एटम्स आते हैं, हम देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी। तो 1 मोल जहां पे लिखा है, 1 मोल का मतलब उसमें कितने एटम्स आ रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं या कितने आयंस आ रहे हैं, दैट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23। तो वो हमेशा याद रखना है कि 1 मोल में इतने आयंस होते हैं, इतने आयंस होते हैं, और दो उसका क्या है, उसे क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोल। अब इसको कैसे सॉल्व, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप यू ऑल मस्ट हैव नोटेड डाउन दिस, सो वी विल नाउ गो टुवर्ड्स द क्वेश्चंस कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मोल कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, सो लेट्स चेक दैट। सो लेट अस कंसीडर एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ moles of oxygen present in moles of oxygen atom बोला है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हमें ये फाइंड आउट करने हैं। अब हमें पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात कर रही हूँ, जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में मास की बात कर रही है यहाँ पे, तो मास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होता है, उसके खुद के ग्राम एटॉमिक मास की। ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना होता है, 16, सो इट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हमेशा इक्वल टू के उस साइड लिखते हैं। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल हैं, 1 मोल है ऑक्सीजन के। ठीक है, अगर 16 ग्राम में 1 मोल है तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1/16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और 1 ग्राम में अगर 1/16 है तो 64 ग्राम्स में कितने होंगे, 64 ग्राम में 1/16 इंटू 64 मोल्स, तो विच विल बी इक्वल टू 4 मोल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब 16 ग्राम में अगर 1 मोल है तो 1 ग्राम में 1 का निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं और ज्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई, फॉर मैथ्स यूज हो रहा है यहाँ पे। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये 64 है अपॉन 16। 64 क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, और 16 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है इसका। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, दैट नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास, क्वेश्चन में जो मास गिवन है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। अपॉन में कितना मास लिया, 16 मास। मोलर मास को एक्सप्रेस इन ग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलर मास। तो क्या आ गया यहाँ पे, 16 आ गया। तो इसी को डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते, यहां से 64/16, तो इतने मोल्स आ जाते हैं, विच इज इक्वल टू 4 मोल्स। सिंपल है ना क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड number of moles in 28 gram nitrogen, in 64 gram sulfur, in 71 ग्राम क्लोरीन। सपोज ये है हमारे पास। अब हमें इनमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, यहाँ पे नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इज इक्वल टू गिवन मास। नाइट्रोजन का गिवन मास कितना है, 28 ग्राम, और नाइट्रोजन का मास होता कितना है, 14 होता है। सल्फर का 32
और क्लोरीन का 35.5। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे? गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास नाइट्रोजन के केस में कितना है 14 और होता 28 हमारे पास गिवन है और होता कितना है इसका 14, तो कितने मोल्स आ गए 2 मोल्स। अब सल्फर का निकालो, सल्फर का गिवन मास कितना दे रखा है 64 गिवन है और सल्फर का होता कितना है 32, विच विल बी इक्वल टू 2 मोल्स। ऐसे ही क्लोरीन का देखो 71 गिवन है और क्लोरीन का होता कितना है एक्चुअल में मास 35.5, तो इसको 35.5 इंटू 2 करोगे तो यही आएगा, तो इट विल बी 2 मोल्स। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला से मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो नेक्स्ट इसी में एक और फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ सिल्वर। ठीक है, सिल्वर का फाइंड आउट करना है। सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास 108 होता है। ठीक है, तो अब देखो सिल्वर का फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? गिवन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्योंकि मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास को स्मॉल एम बोलते हैं, मोलर मास को कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, स्मॉल एम अपॉन, तो गिवन मास हमारा मतलब कितना मास जो हमें दे रखा होता है, मोलर मास या फिर एटॉमिक मास सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो गिवन नीचे हमारा कितना है 108, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं गिवन। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है हमें 0.5 दे रखे हैं, तो अब देखो उसको सॉल्व करना है, ये वाला मास ही तो निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, तो 108 इंटू 0.5, यहां से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0.45 मोल्स जो है सिल्वर, उनका कितना मास होगा, तो ये इसी फॉर्मूला से वी कैन फाइंड इट आउट। सो ये अलग, इसी में अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे हमें अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 लिखा है और नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 होता है। अब यहाँ पे हमें नाइट्रोजन निकालना है, N2 निकालना है। पहले खाली एक सिल्वर था तो सिर्फ 108 लिया था, एक ऑक्सीजन था तो खाली 16 लिया था, लेकिन O2 होता तो क्या लेते 32 लेते। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का टोटल मास यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 14 2 28 लेना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 0.5। मास हमें फाइंड आउट करना है, गिवन मास हमें कितना है 14, गिवन मास हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कितना होगा 14 इंटू 2 दैट इज 28। तो यहाँ पे जो मास है वो 14 नहीं लेंगे, नाइट्रोजन 2 है तो 28 लेंगे। तो यहाँ से 28 इंटू 0.5, तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ इसका जो है मास आ जाएगा 28 इंटू 0.5, तो मास इन ग्राम्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, बस ये ध्यान रखना नाइट्रोजन अकेला N दिया है, हाइड्रोजन अकेला H दिया है या H2 दिया है, तो उस तरीके से मास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। सो दिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मोल कंसेप्ट में से बनते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स present in 12.044 into 10 raised to power 23 atoms of helium। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास हमें क्या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, हमें क्या गिवन है एटम्स गिवन है। पिछली बार वाले में मास गिवन था, तो हम इसमें पार्टिकल्स गिवन है, तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन्स 1 मोल में कितने पार्टिकल्स थे 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स थे, क्योंकि एटम्स की बात हो रही है। 1 मोल कंटेन्स 1 मोल ऑफ हीलियम, क्योंकि हीलियम की बात की है तो हम हीलियम लिख देते हैं। 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम्स हैं 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स हैं। अगर 1 मोल में इतने हैं तो उसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स में कितने मोल्स आ गए हमारे पास 1 मोल है।
1 मोल ऑफ हीलियम। तो 1 एटम में कितना होगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। और कितने मोल्स में पूछा है 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स जो हैं उसमें कितने मोल्स आएंगे हमारे पास। तो ज्यादा का निकालने के लिए इट इज इंटू करना पड़ता है। तो 12.044 इंटू 10⁻23 तो 23 कैंसिल हो जाएगा 10 वाला, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मोल्स आ गए। तो हीलियम के 2 मोल्स में इतने एटम्स हैं। अब यहां से फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है। ये हमें गिवन था, ये हमने एवोगैड्रो नंबर लगाया, तो फॉर्मूला क्या बन गया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, साफ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो मॉलिक्यूल्स हो कुछ भी हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन होते हैं अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नीचे क्या लिया एवोगैड्रो नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं n अपॉन एन ए। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है जो अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। अब देख लो यहां से डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इसको सॉल्व करो डायरेक्ट और हम क्वेश्चन में इसको पुट कर देंगे। तो अब इसी को क्वेश्चन में यूज करें अगर हम किसी और क्वेश्चन में, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 3.022 इंटू 10⁻⁴ इतना ऑफ सोडियम, ठीक है। सपोज ये है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब गिवन नंबर कितना है 3.022 इंटू 10⁻23 गिवन है, और एवोगैड्रो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 23 कैंसिल 6. सपोज यहाँ 1 ले लेती हूँ, कटिंग हो जाएगी आसानी से, ठीक है। ये 1 है, तो उसको कटिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 मोल। तो हमारे पास इतने एटम्स में कितने मोल हो गए 0.5 मोल हो गए। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से हो, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, यहां क्या निकाले थे मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। 2 मोल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं या मास निकालने वो हमें खुद देखना है। पार्टिकल्स निकालने तो हम पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो n इज इक्वल टू n अपॉन एन ए, यही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है हमें विच इज इक्वल टू 2 मोल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, और नीचे Na मतलब एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हो जाएगा, ये इंटू 2 मतलब 12.044 इंटू 10⁻23 इतने हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे हमें n फाइंड आउट करना हो n या फिर ये वाला n, मतलब चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में यहाँ पे एटम भी लिखा हो सकता है, मॉलिक्यूल भी लिखा हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। चलो देखो, और अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ही समझ आ गए होंगे आई होप सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो कि हमने क्या यूज किया है फॉर्मूला। n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया। दिस इज अबाउट जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है। तो क्वेश्चन देखो, फाइंड द मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 molecules of nitrogen। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसके क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो क्वेश्चन फॉर्मूला कौन सा, मतलब हमें ये हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। मास तो हमें दिया नहीं, गिवन मास, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है। तो अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स n
इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर भी हमारा यही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, तो n नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1 मोल आ गया। तो मतलब हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इसके इक्वल है 1 मोल के इक्वल है। अब n हमें पता है 1 मोल है, नाइट्रोजन का मास होता है 14, ठीक है, सिंगल एक n का, तो n2 का जो मास होगा कितना होगा 14 2 जा 28, यहाँ पे जो यूज करना है 28। तो हम n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब गिवन मास हमें निकालना है, ये मास कितना है, फाइंड द मास, वी हैव टू कैलकुलेट दिस m, और मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है हमें, कितना होता है इसका 28, क्योंकि n2 दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट किए कितने 1 मोल, तो मैं नीचे लिख देती हूँ उसको कि 1 मोल गिवन है m अपॉन मास हमारा 28, तो गिवन मास भी कितना हो गया m इज इक्वल टू 28 इंटू 1 मतलब 28 ग्राम। तो नाइट्रोजन का मास कितना आ गया हमारे पास 28 ग्राम। देखो मैंने 2 फॉर्मूले लगाए हैं, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट एक ही में भी कर सकते हो। सपोज ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा, एक ये फॉर्मूला बन रहा है ना, ये हमें निकालना है m निकालना है, इसको ऐसे ही रखो, कैपिटल M मतलब गिवन मास कितना है 28, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दे रखे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर भी हमें पता है कितना होता है, यही होता है। तो y2 इसको अलग अलग पार्ट्स में करो, चाहे इसको एक ही में कट करके m/28 इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू 28। अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, चाहे अलग अलग पार्ट्स में करो, फर्स्ट पार्ट से निकाला सेकंड में पुट किया, या फिर मैंने डायरेक्ट इसको एक ही फॉर्मूला कंसीडर करके यहाँ से इसको फाइंड आउट कर दिया। सो दिस इज ऑन यू कि आप किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास 16, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं 8 ग्राम। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ग्राम्स, पार्टिकल्स और ग्राम्स को का कॉम्बिनेशन है। पार्टिकल्स कहाँ है, फॉर्मूला हमारा ये है m/m n/na। देखो दोनों में से कौन सा यूज होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने, n हमें फाइंड आउट करना है, 8 ग्राम हमें दे रखा है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें पता है, ये भी हम पुट कर सकते हैं ऑक्सीजन का मास और एवोगैड्रो नंबर, तो हम यही फॉर्मूला पुट कर लेते हैं दोनों का इक्वल लेके। तो मास कितना होता है, मास हमें गिवन है 8, ठीक है, 8 गिवन है, और 2 का मास कितना होगा 16 + 16, ये कैपिटल है हमारा 32, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है ये होता है, तो यहाँ से n फाइंड आउट कर लो, 8 4 = 32, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो भी आएगा 4 1 = 4 1.2 इंटू 10⁻23 समथिंग, इतने हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। तो मतलब सिर्फ क्वेश्चन देखना है, लिंक देखो दोनों में से कौन सा किससे कनेक्ट हो रहा है और कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पार्टिकल्स और मास दोनों दे रखे हुए, तो हमने दोनों को इक्वेट करके वो वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। सो वी कैन कैलकुलेट दिस यूजिंग मोल कंसेप्ट मेथड। तो ये मोल कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मास ऑफ द पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल हो गया। तो किसी भी चीज अगर फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास 2 फॉर्मूला है फॉर मोल कंसेप्ट, एंड वी कैन यूज देम एंड देन उसको हम अप्लाई कर सकते हैं इन आवर क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और है, हाँ जी, आफ्टर दीज क्वेश्चंस के बाद ये तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सिलेबस हमारा जो भी चैप्टर में था वो कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट और है कि जो 1 मोल होता है, हमने पढ़ा कि 1 मोल किसके इक्वल है, अपने खुद के ग्राम एटॉमिक मास के, है ना, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर मैं सीधा ही लिख देती हूँ मोलर मास, है ना। मोलर मास का मतलब है कि ग्राम में ही है, 1 मोल का मतलब है 1 मोलर मास ऑफ एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो,
एक ये चीज पढ़ी। दूसरा फैक्टर पढ़ा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, कुछ भी हो सकता है। देन थर्ड चीज हमारे पास क्या है कि 1 मोल में इज इक्वल टू 22,22400 ml ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन। वॉल्यूम की अगर हम, ये है इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो 22.4 लीटर्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन की 1 मोल में कितनी वॉल्यूम आती है, 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम आती है। तो अगर वॉल्यूम की टर्म्स में अगर कोई पूछे तो यू कैन राइट डाउन की 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। सो दिस इज रिगार्डिंग मोल कंसेप्ट। तो हमारा जो मोल कंसेप्ट का टॉपिक है, चैप्टर 3 है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो चैप्टर दैट इज ओवर विद दिस टॉपिक। हमारा जो 3rd चैप्टर है उसमें हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है, डेल्टन्स थ्योरी पढ़ी है, वैलेंसी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फिर उसका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बीच में आपको कराई थी। उसके बाद आज हमने मोल कंसेप्ट किया है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आया होगा एंड क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, इफ यू गेट एनीथिंग, अगर आपको समझ आता है तो यू शुड लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। एंड सो वी आर ओवर विद टुडेज टॉपिक्स। We will meet in our next video. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.